कमिश्नर के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। कल तक का टाइम है, सिर्फ कल तक। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कैसे साबित करूं कि मैं इनोसेंट हूं? दादी के पास कुछ घंटे बचे हैं, कमिश्नर का जीवित है और इसलिए मैं खतरा से बन रहा है। इन सबके बीच कहां से शुरुआत करूं? वेद ने अपने बाल खुजाए और बेचैनी से इधर-उधर घूमने लगा। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा तो देखा कि गुरु तेजस उसकी तरफ आ रहे थे। वेद ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, आखिर आप आ ही गए। मैंने कितनी बार आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कहां थे इतने दिनों से? तेजस ने गहरी सांस ली और बोला, वेद, कभी-कभी सच जानने के लिए वहीं से शुरुआत करनी पड़ती है जहां से सब शुरू हुआ। वेद चिढ़कर बोला, मेरा पहेलियों में बात करने का मूड नहीं है, आप बस अब मुझे सच बताइए, क्या छुपा रहे हैं आप दादियों से? तेजस मुस्कुराते हुए कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर साइड में और अचानक तेजस का बेचैन हो गया। वेद, तुम भले ही क्या हस्बैंड हो, लेकिन मुझसे सवाल जवाब करने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैं सिर्फ सावित्री से मिलने आया था। ये सुनकर वेद को बहुत हर्ट हुआ। तो तेजस सिर्फ सावित्री से मिलने आए थे? और उसका क्या वो तेजस का कुछ नहीं लगता? तेजस तुरंत वहां से पलट कर चले गए। इस बार वेद ने रोका नहीं। तब यशवंत ने आकर वेद से कहा, दोनों क्या चल रहा है? यहाँ चुप-चुप क्यों मिल रहे हो? वेद ने यशवंत को देखा और उसने हल्लाते हुए कहा, तो मैंने सोचा था कि इस आदमी से थोड़ी पूछताछ करूं। यशवंत ने घूरते हुए उसे देखा। पूछताछ करेगा? पहले अपनी असलियत तो बता। बड़ा आया हमारे मामले में दखल देने वाला। और सुन, अभी मां से मिलने शहर के बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं। उनके सामने आकर हमारी इंसल्ट मत करना, समझा? ये कहकर यशवंत वहां से निकल गया और फिर वहीं खड़ा रह गया। क्या हो रहा है यहाँ? गुरु तेजस के सामने रिवील नहीं करना चाहते कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। वहीं लगभग 1 घंटे बाद राजदादा विला के मेन गेट के सामने एक्सपेंसिव क्लास की कतार लगी थी। कुछ कार्स पर गवर्नमेंट टैग भी लगे हुए थे। हॉल में यशवंत, राघव, विशाल, ममता, वाणी और बाकी सभी एक्साइटेड होकर प्रिपरेशन कर रहे थे। वाणी ने खुशी से कहा, अरे वाह, इतने बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, एमएलए साहब, आर्मी के कर्नल साहब और टॉप पॉलिटिशियन आ रहे हैं। राघव प्राउड टोन में बोला, यही तो है हमारी फैमिली की पहचान। यही होता है जब आपके कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। तब विशाल ने हंसते हुए कहा, पापा, ये सब देखकर तो उस डिलीवरी बॉय और उस भिखारी तेजस को उनकी औकात पता चल जाएगी। उन्हें भी पता चलेगा कि रियल क्लास किसे कहते हैं। तभी मेन डोर पर हेवी फुटस्टेप्स की आवाज आई। यशवंत तुरंत दरवाजे की तरफ भागा और एक्साइटेड होकर सबका स्वागत करने लगा। आइए सर, आइए, वेलकम टू आवर होम। पहले एमएलए कमल कुकरेजा अंदर आए। उनके साथ-साथ आर्मी के कर्नल सूरज राणावत, पॉलिटिशियन सुरेश अग्रवाल और हॉस्पिटल के डीन एंड रिसेंटली अपॉइंटेड स्वास्थ्य मंत्री महेश कुमार और भी बड़े लोग अंदर आए। सभी फैमिली मेंबर्स ने झुककर हाथ जोड़कर उन्हें ग्रीट किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। तब एमएलए साहब ने फॉर्मल टोन में कहा, यशवंत जी, सावित्री जी की सेहत के बारे में सुनकर हम सब काफी चिंतित थे। कर्नल राणावत बोले, सावित्री जी हम सबके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है, उनकी सेहत का सुनकर दुख हुआ। वैसे यशवंत जी, आप कह रहे थे कि घर में कुछ लोग हैं जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कौन है? तभी यशवंत ने जवाब में कहा, सर, 2 लोगों ने मेरी मां के भोलेपन का फायदा उठाया और इस घर में आ गए। एक डिलीवरी बॉय था और दूसरा तो देखने से भी भिखारी लगता है। हमने डिलीवरी वाले को मां को नुकसान पहुंचाने के लिए जेल भिजवाया था, लेकिन छूट गया। ये सुनकर कर्नल राणावत का सख्त फौज लगा। ये तो बहुत सीरियस मैटर है। आजकल ऐसे फ्रॉडस्टर्स बूढ़े लोगों को ही टारगेट करते हैं। बुलाओ दोनों फ्रॉड्स को, मैं खुद उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा, फिर उन्हें जेल से कोई नहीं छुड़ा पाएगा। तभी अचानक तेजस सावित्री के कमरे से बाहर आए। तेजस को देखकर यशवंत तुरंत चिल्लाया, सर, यही है वो आदमी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। एमएलए साहब ने इरिटेटेड होकर कहा, इस फ्रॉड को इमीडिएटली। लेकिन जैसे ही एमएलए साहब की नजर तेजस पर पड़ी, वो अपनी बात कहते-कहते रुक गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तेजस जी, एमएलए साहब की आवाज में शॉक और रिस्पेक्ट दोनों थे। कर्नल राणावत ने भी तेजस को देखा और तुरंत सैल्यूट की पोजीशन में आ गए। सर, आप यहाँ? सुरेश अग्रवाल और महेश गुप्ता भी उन्हें देखकर शॉक थे। सुरेश अग्रवाल ने रिस्पेक्टफुली कहा, तेजस सर, हमें नहीं पता कि आप यहाँ हैं। सभी वीआईपीज़ ने आगे बढ़कर तेजस के पैर छूने की कोशिश की, लेकिन तेजस ने हाथ रख दिया। यशवंत, राघव, विशाल और बाकी सबके होश उड़ गए थे। यशवंत ने हल्लाते हुए पूछा, सर, आप नहीं जानते? एमएलए साहब ने जवाब दिया, जानते हैं यशवंत जी, ये तेजस सर हैं, आप इन्हें नहीं पहचानते? कर्नल राणावत ने भी कहा, ये हमारे सबसे रिस्पेक्टेड टीम लीडर रह चुके हैं। तेजस सर स्पेशल ऑपरेशंस में थे, इनकी वजह से ही वॉर में हमारे कई मिशन सक्सेसफुल हुए थे। सुरेश अग्रवाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और पॉलिटिकल सर्कल्स में इनका बहुत हाई इन्फ्लुएंस है। हमारे कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इनकी एडवाइस ली जाती थी। इवन ये बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं। अगर ये यहाँ है तो सावित्री जी की जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये सब सुनकर सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ, कंप्लीटली शॉक। क्या मतलब मेरे गुरु का इतना हाई लेवल का कनेक्शन है? उन्होंने कभी इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? वहीं महेश गुप्ता ने रिस्पेक्टफुल कहा, तेजस साहब, अगर हमें पता होता कि आप यहाँ हैं तो हमने पहले ही आपसे कांटेक्ट कर लिया होता। आप इतने सालों से गायब रहे और उसके बाद पूरी होने से पहले ही तेजस ने जवाब में कहा, मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, मैं एकांत का जीवन जीना ही पसंद करता हूँ। उनकी बात सुनकर यशवंत का चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो गया। राघव और विशाल भी शॉक से मुंह खोलकर सब देख रहे थे। तभी कर्नल राणावत ने सख्ती से यशवंत से पूछा, आपने कहा था कोई और सस्पिशियस पर्सन है? यशवंत ने घबराते हुए कहा, सर, हमें एक्चुअली इनकी आइडेंटिटी पता नहीं थी। आइडेंटिटी पता नहीं थी? सुरेश अग्रवाल ने शॉक में पूछा, यशवंत जी, तेजस साहब को पूरा पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जानता है। तभी तेजस ने बीच में टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं चाहूंगा कि सावित्री को आराम मिले, उनकी तबीयत थोड़ी सीरियस है। अच्छा रहेगा अगर आप लोग उनकी शांति डिस्टर्ब करें। ये सुनकर एमएलए साहब ने कहा, बिल्कुल तेजस साहब, हम भी सिर्फ उनका हाल जानने आए थे। अब आप यहाँ हैं तो फिक्र की कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा। सभी वीआईपीज़ तेजस को प्रणाम करके चले गए। वेद अभी भी शॉक में था। कम से कम एक बात तो क्लियर हो गई, गुरु तेजस कोई ऑर्डिनरी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे थे? उन्होंने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? और अगर उनके इतने कनेक्शंस हैं, तो क्या वो किसी बड़ी प्लान का हिस्सा है या फिर तुम वाकई मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या तेजस की रियल आइडेंटिटी से वेद को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिली? यशवंत और उसकी फैमिली के एम्बैरेसमेंट का क्या इफेक्ट होगा? तभी वेद के फोन में कमिश्नर का मैसेज आया। उन्होंने बताया कि सुबह कॉन्फ्रेंस है, जिससे पहले उन्हें सबूत चाहिए। वेद ने अपना हाथ अपने माथे पर रखा। कमिश्नर का डेडलाइन कल तक है, मुझे कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट एविडेंस चाहिए जो साबित कर सके कि मैंने दादी को पॉइजन नहीं दिया। लेकिन कहां से मिलेगा ये सबूत? तभी उसे एक आइडिया आया, दादी, अगर मैं उनसे मिल सकूं तो शायद कुछ पता चल जाए। हो सकता है कि वो कुछ जानती हो जो मेरी हेल्प कर सके। वेद ने इधर देखा, यशवंत और बाकी फैमिली मेंबर्स अपनी शर्मिंदगी छुपाते हुए अपने अपने कमरों में चले गए थे। वेद धीरे से सावित्री के कमरे की तरफ बढ़ा। वेद का दरवाजा खुला और अंदर आया तो सावित्री बेड पर लेटी थी और कियारा उनके बगल में चेयर पर बैठी हुई थी। वेद को देखकर वो चिढ़कर बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? कियारा को अभी भी लग रहा था कि दादी की तबीयत खराब होने में कहीं ना कहीं वेद की गलती है। सावित्री ने वेद को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी urgency नजर आ रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आवाज नहीं कर रही थी। वेद ने कियारा को नजरअंदाज करते हुए कहा, दादी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आप जानती हैं ना, मैंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं पता लगाना चाहता हूं कि ये किसने किया है, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा कि आप कुछ जानती हैं। तभी सावित्री ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। उन्होंने वेद की तरफ देखा, फिर रूम के कॉर्नर की तरफ पॉइंट किया। वेद ने उस डायरेक्शन में देखा, वहां एक ओल्ड वुडन शेल्फ थी जिस पर कुछ फोटो फ्रेम्स रखे हुए थे। दादी, आप उस शेल्फ की तरफ क्यों पॉइंट कर रही हैं? वेद ने कंफ्यूज होकर पूछा। सावित्री ने फिर उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया। कियारा ने भी नोटिस किया। दादी, आप क्या कहना चाहती हैं? वेद ने उस फोटो को नोटिस किया। दादी, आप उस फोटो के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? सावित्री ने हां में से हिलाया, लेकिन फिर फ्रस्ट्रेट होकर अपना सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वो एक्जेक्टली ये नहीं कह रही थी। कुछ तो स्पेशल है उस फोटो में, वेद ने सोचा। ये कहकर उसने फोटो उठाई, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। तभी दादी अब जोर-जोर से सांस लेने लगी थी। ये देखकर कियारा ने वेद को डांटते हुए कहा, तुम क्या दादी को मार कर ही दम लोगे? निकलो यहाँ से अभी। वेद ने दादी की हालत देखी और सिर हिलाते हुए कमरे से बाहर आ गया। लेकिन वो सोच में पड़ गया, दादी बार-बार उस फोटो की तरफ क्यों पॉइंट कर रही थी? कुछ तो है जो मुझे बताना चाहती है। मुझे जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन अभी नहीं। अगर किसी को पता चला कि मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं तो जरूर कोई रुकावट पैदा करेंगे। सच जानने के लिए सुबह के करीब 3 बजे वेद अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर देखा। कॉरिडोर में कोई नहीं था और सभी के कमरों की लाइट्स भी बंद थी। वेद सावित्री के कमरे के अंदर आया तो देखा कि सावित्री बेड पर सो रही थी। कियारा भी एक चेयर पर सोई हुई थी और गुरु तेजस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वेद चुपके से उस वुडन शेल्फ की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने उस फोटो फ्रेम को उठाया जिसकी तरफ सावित्री पॉइंट कर रही थी। ये तो नॉर्मल फैमिली फोटो लग रहा है, इसमें क्या स्पेशल हो सकता है? तभी उस फोटो फ्रेम के पीछे कॉर्नर में कुछ अजीब दिखा। वहां एक स्मॉल होल था जो नॉर्मल डेकोरेशन की तरह लग रहा था। ये तो कैमरा लेंस है, हो सकता है इसमें कुछ रिकॉर्ड है जो मेरे इंसेंस प्रूफ कर सके। वेद ने मेमोरी कार्ड को निकाला और अपनी पॉकेट में रख लिया। फिर उसने फोटो फ्रेम को एक्जेक्टली वैसे ही वापस रख दिया जैसे रखा था। अपने कमरे में वापस आकर वेद ने अपना लैपटॉप चालू किया और मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करके वीडियो प्ले किया। वीडियो में क्लियरली दिख रहा था कि एक फीमेल सर्वेंट सावित्री के मेडिसिन ट्रे के पास आई है। फिर उसने मेडिसिन की बोतल से कुछ टैबलेट्स निकाले और उसमें कुछ दूसरी टैबलेट्स डाली। वेद ने वीडियो को रिवाइंड किया तो सर्वेंट मीडियम हाइट साड़ी पहने हुए लगभग 40-45 साल की उम्र थी। ये वही सर्वेंट थी जो कई सालों से सावित्री का ख्याल रख रही थी और जब से वेद जेल से वापस आया था वो उसे नजर ही नहीं आई थी। इसका मतलब है वो उस दिन से गायब है और ये अकेली तो इतना बड़ा गेम नहीं कर सकती, कोई और इन्वॉल्व है। लेकिन कौन? घर वाले या फिर मिस्टीरियस मैन या फिर कोई और? वेद ने तुरंत कमिश्नर को वीडियो फाइल सेंड की, साथ में एक मैसेज लिखा, सर, ये है प्रूफ जो मुझे साबित करने के लिए काफी होगा। मैसेज सेंड करने के तुरंत बाद वेद के फोन पर कमिश्नर का कॉल आया। वेद, ये तो इंजीनियरिंग एविडेंस है, इससे क्लियरली पता चल रहा है कि तुम इनोसेंट हो। मैं इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करता हूं। कमिश्नर की बात सुनकर वेद ने जवाब में कहा, थैंक यू सर। कॉल कट करने के बाद वेद को रिलीफ महसूस हुआ। फाइनली मेरी इनोसेंस प्रूफ हो गई। लेकिन अब सवाल ये है कि ये कॉन्स्पिरेसी किसने करवाई है और कौन-कौन इन्वॉल्व है। तभी उसे कमरे के बाहर आवाज सुनाई।
वेद ने अपना दरवाजा खोला और बाहर देखा तो सावित्री के कमरे से रोने धोने की आवाज आ रही थी। वेद जल्दी से भागकर सावित्री के कमरे में आया तो देखा कि तेज सावित्री का हाथ पकड़कर बैठे और कियारा पास ही जोर से रो रही है। सावित्री का नजीक शरीर देखकर वेद को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें दर्द से चौड़ी हो गई और आंखों में आंसू आने लगे। सावित्री के जाने के बाद वेद कैसे पता लगाएगा सारे राज? क्या होगा उसके और कियारा के रिश्ते का अंजाम? यशवंत और बाकी लोग इस मौके का कैसे फायदा उठाएंगे? तेजस अब वेद की कैसे हेल्प करेंगे? सावित्री के जाने के बाद फैमिली में क्या चेंजेस होंगे? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगली सुबह राजा हवेली का माहौल बिल्कुल अलग था। आज सावित्री जी का अंतिम संस्कार था। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। वेद अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। पहली बार किसी परिवार के साथ रहने का एहसास हुआ था और अब छोड़कर चली गई, वो भी इतने अनसुलझे सवालों के साथ। और साथ ही मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। नीचे हॉल में यशवंत, राघव, विशाल और अन्य परिवार मेहमानों की व्यवस्था में थे और कियारा तो सारा वक्त सावित्री के पास बैठी रही। शाम को जब अंतिम संस्कार के बाद सब हवेली आए तो देखा कि बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। जैसे ही कियारा कार से उतरी तो तुरंत रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। एक रिपोर्टर कियारा के सामने माइक पर पूछने लगा, कियारा जी, आपके बर्थडे में पता चला कि आपकी शादी डिलीवरी बॉय से हुई है, क्या ये सच है? ये सवाल सुनकर कियारा घबरा गई। तभी एक और रिपोर्टर उसके सामने आ गया, आपके हस्बैंड आज अंतिम संस्कार में क्यों नहीं नजर आए? कौन है वो? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आपने डिलीवरी वाले से शादी क्यों की? कियारा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो पहले ही दादी के जाने से टूट चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर सबको हटने के लिए कहा, लेकिन मीडिया वाले उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। तभी वे तेजी से मीडिया की भीड़ खींचते हुए आगे बढ़ा और रिपोर्टर्स के बीच आ गया। वो मीडिया के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए अपना रीच दबाकर बोला, बस करिए, चलिए आपका जर्नलिज्म किसी के घर में शोक है, परिवार दुख में डूबा हुआ है और आप यहाँ तमाशा बना रहे हैं। रिपोर्टर गुस्से में बोला, सर हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, हमारा काम है लोगों तक सच पहुंचाना। सच? कैसा सच ढूंढने आए हैं? कि आप यहाँ जब कोई मरता है तो ऐसे सवाल करते हैं या सहानुभूति देते हैं? आप लोगों में थोड़ी ह्यूमैनिटी बची भी है नहीं? वेद का तेवर देखकर सभी रिपोर्टर चुप हो गए। तब वेद ने फिर हाथ जोड़कर शांति से कहा, इस वक्त इस परिवार को अपने शोक सहने के लिए हिम्मत की जरूरत है। आपकी मीडिया कवरेज की नहीं, मैंने इसकी जरूरत है, इसलिए आप प्लीज अब यहाँ से चले जाएं। मीडिया वालों ने धीरे-धीरे रास्ता छोड़ दिया और कियारा तेजी से राजा मेंशन की तरफ आ गई और सावित्री के कमरे में आकर बैठ गई। सामने सावित्री के खाली बिस्तर को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादी, मम्मा पापा के पास सिर्फ आप ही तो थी। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं क्या करूंगी अब? तभी गवीना जूस का ग्लास लेकर, गवीना 3 सालों से कियारा और सावित्री की बॉडीगार्ड थी और उनके बीच फैमिली जैसा रिश्ता था। गवीना कियारा को छोटी बहन की तरह ट्रीट करती थी। कियारा कुछ तो खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? कियारा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं मेरा मन नहीं है गवीना, मुझे कुछ नहीं खाना। तभी वेद कमरे में आया और कियारा की हालत देखकर समझाते हुए बोला, कियारा खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। वेद बार-बार इंसिस्ट करने से कियारा चिढ़ गई। वेद मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। वो थोड़ा सख्त होकर बोला, दादी चाहती थी कि तुम स्ट्रांग बनो, उन्होंने तुम्हें इतना कुछ सिखाया है और तुम यहाँ बैठकर रो रही हो। अच्छा ठीक है कियारा, जूस पियो। फिर मैं चला जाऊंगा। कियारा ने चिढ़कर फटाफट जूस पिया और पीने के बाद बोली, अब तुम दोनों जाओ और प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। वेद और गवीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कमरे से बाहर आए। तभी वेद की फोन की घंटी बजी। वेद ने देखा कि वरुण का कॉल था। वेद ब्रो, जल्दी रॉयल से आ जाओ, वो सारे मुझे और बहन को कसीमा पकड़ लिया है और कहा है कि जब तक आप नहीं आओगे वो हमें जाने नहीं देंगे। लो प्लीज आ जाओ। वेद ने फ्रस्ट्रेट होकर पूछा, तुम दोनों करने क्या गए थे? वरुण ने घबराकर कहा, उस दिन आप बहुत पैसे जीत कर गए थे ना, तो हम दोनों ने सोचा कि अपने गैराज के बिजनेस के इन्वेस्टमेंट के लिए हमने थोड़ा पैसा बना लिया। लेकिन वो सारे हमें पहचान लिया, आप बस जल्दी आ जाओ। वेद ने कसकर मुट्ठी बांधी और गवीना से बोला, प्लीज टेक केयर ऑफ हर। गवीना ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, मेरा काम पता है मुझे, ज्यादा ना सिखा। लेकिन गवीना सोच में पड़ गई कि ऐसे टाइम में वेद कहाँ जा रहा है। उसे पहले ही वेद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। वेद तेजी से गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को रॉयल सीमा चलने को कहा। कार में बैठे-बैठे उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वेद पहले ही दादी को फोन से रेज में था और अब बोसा की हरकत ने उसके गुस्से की आग को और भड़का दिया था। वेद नहीं बोला, आज रॉयल कसीनो का किस्सा ही खत्म करना पड़ेगा। जैसे ड्राइवर ने रॉयल कसीनो को बाहर रोकी, वेद तेज कदमों से कसीनो की तरफ बढ़ा और ड्राइवर गाड़ी पार्क करके पास ही चाय की दुकान में जाकर बैठ गया। उसी वक्त एक ब्लैक कार सड़क के किनारे आ गई। कार से 2 आदमी बाहर निकले और वेद की कार के पास आए। एक आदमी ने दूसरे की तरफ देखकर बोला, जल्दी कर, कहीं कोई आ ना जाए। बॉस ने बोला, आज काम नहीं हुआ तो हमारा काम तमाम कर देंगे। एक आदमी कार के नीचे घुस गया और दूसरा बाहर खड़ा होकर आसपास नजर रखने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी कार में घुस गए और वहां से भाग गए। इधर कसीनो के अंदर अलग ही माहौल बना हुआ था। वेद के बोसा को हराकर 50 करोड़ जीतने के बाद से हर कोई पैसा कमाना चाहता था, लेकिन ख्वाब कुछ और थे। हकीकत बहुत बेकार, कितना भी पैसा साथ लेकर आओ लेकिन जाते वक्त सब खाली हाथ ही आते थे। वेद जैसे कसीनो के अंदर आया उसे देखकर सभी एम्प्लॉय सतर्क हो गए। वो सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ा, लेकिन किसी ने उसे नहीं रोका। जब वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तो देखा कि डाइस टेबल के सामने 50 की उम्र के आसपास का लंबे बालों वाला आदमी बैठा था। उसके हाथ में सिगार थी और सामने बोसा सच बैठा था और पास ही वरुण और मैं जमीन पर घुटने के बल बैठे थे। उनके हाथ बंधे हुए थे और उनके गालों में थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे। पास ही 2 गुंडे चाकू लेकर खड़े थे और आसपास के सभी टेबल्स फुल थी और वेद उन पर बैठे लोगों को देख रहा था और फिर उसने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बड़ा दिन पंगा ले लिया इन्होंने। तब मयंक और वरुण ने जैसे ही वेद को देखा एक्साइटेड होकर चिल्लाए, वेद ब्रो। वेद को देखते ही बोसा गुस्से से दांत पीसते हुए उस लंबे बालों वाले आदमी से बोला, आजम, यही है वरुण का। आजम बोसा का टीचर था और बोसा से भी बड़ा कैमरा था। लोग उसे डाइस किंग के नाम से जानते थे। आजम ने वेद को ऊपर से नीचे देखा और अचानक ही हंसने लगा। ये सुंदर, इसने हराया तुझे। इस जरा से छिटके से आ गया। वेद बिल्कुल शांति से उनकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके सीने में आग लग रही थी। आजम ने वेद को अपने सामने पैसे का बैग दिखाते हुए कहा, चल बेटा, आज मेरे साथ आ लगा, तुझे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, बस अगर तू जीत गया तो 80 करोड़ तेरे और अगर हार गया तो तुझे पहले जीते हुए पैसे वापस करने पड़ेंगे और बोसा की वसूली के दोनों हाथ के साथ दोनों पैर भी देने पड़ेंगे। वेद ने वहां बैठे हुए प्लेयर्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, कमरे में 20 गुंडे बैठा रखे हैं तो सिर्फ गेम खेलने का इरादा तो नहीं होगा। असल में अंदर आते ही वेद ने नोटिस कर लिया था कि वो लोग प्लेयर्स नहीं थे, क्योंकि किसी का ध्यान गेम में नहीं था। वही वेद की बात सुनकर आजम और बोसा शॉक रह गए। उसके आदमी चारों तरफ बैठे थे लेकिन बिल्कुल रिच लोगों की तरह। फिर वेद ने कैसे पहचान लिया? पिछली बार जब वेद ने बोसा के गुंडों की बैंड बजाई थी तो उसने सभी पुराने गुंडों को हटा दिए थे। अब वहां उसके सबसे वफादार और खूंखार लोग तैनात थे, वो लोग जिन्होंने बोसा और आजम के लिए हर तरह के गलत काम किए थे। वेद उनके एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम सबको धाम लगाने का मौका देते हो ना, आज मैं देता हूं 2 मिनट तुम्हारे पास। 2 मिनट तक मैं अपने हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहो तो रियलाइज कर लो या बकबक करके बात करो, चॉइस है। अब तो वो सारे गुंडे उठकर वेद को घेर कर खड़े हो गए और वेद को ऐसे घूर रहे थे जैसे खिलौना हो। आजम बड़ी मुस्कान के साथ बोला, तूने मेरे शागिर्द को हराकर मार्केट में मेरा नाम खराब किया है और अब मैं तेरा हुलिया खराब करूंगा, फिर तेरी किडनी बेचकर पैसे वसूलूंगा। ये कहते हुए आजम ने हाथ उठाकर इशारा किया तो एक गुंडे ने पिस्तौल निकाली, लेकिन वेद नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोला, मैं लगता है मैं इस खिलौने से बच जाऊंगा। एक आदमी को मारने के लिए पूरी फौज खड़ी कर दी, इससे ही पता चलता है कि मेरा कितना खौफ है। तो चलो भाई, बड़ा शुरू है। ये सुनते ही गुंडों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन वेद हाथ बांधे खड़ा था। गुंडे उसे डंडे से मार रहे थे, उसके शरीर में जगह-जगह निशान उठ चुके थे, लेकिन वो शांत था। वरुण और मयंक देखकर शौक थे, वहीं बोसा और आजम हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 मिनट पूरे हुए, वेद ने अपने हाथ खोले और बस उसकी गहरे गुस्से से भरी आंखें देखकर गुंडे घबरा कर भागे। अगले कुछ पलों में वहां खून के छींटे हर टेबल और दीवार पर रन चुके थे। वेद ऐसे डर रहा था जैसे कोई तांडव कर रहा हो। उसने टेबल से काट की कड़ियां उठाई और किसी प्लेट की तरह गुंडों की तरफ फेंक रहा। काट जितनी स्पीड में किसी धारीदार चाकू की तरह काम कर रहे थे। 5 मिनट बाद सारे गुंडे जमीन पर लहू लुहान पड़े थे। आजम और बोसा की आंखें बड़ी-बड़ी रह गईं। उन्होंने अपने आदमियों से सुना था कि वेद बहुत खतरनाक फाइटर है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि अकेला वेद पूरी बटालियन के बराबर है। तब वेद आजम के सामने आया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू इतनी अच्छी पार्टी का इंतजाम करने के लिए। अगली बार जब मैं गुस्से में रहूंगा तो फिर रहूंगा। ये कहकर उसने अपने हाथ में बचा किंग का टेबल पर रखा और 80 करोड़ का बैग उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए बोला, वरुण मयंक चलो गया, यहीं पर बसाने का इरादा है। वरुण और मयंक तुरंत लिफ्ट की तरफ आ गए। इधर लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और वरुण और मयंक ने वेद की तारीफों की पुल बांधनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ बोसा और आजम के चेहरे पर एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे इस वक्त वो किसी की भी जान ले सकते थे। बोसा ने गुस्से से टेबल पर हाथ रखते हुए कहा, आजम ये दूसरी बेइज्जती है, अब बस हुआ, इसे अगर हरा नहीं सकते तो इसे मार डालेंगे। तब आजम ने टेबल से वेद का रखा हुआ किंग कार्ड उठाया और मसलते हुए बोला, इसे ऐसे नहीं हरा सकते, इसे हराने के लिए दिमाग लगाना होगा, तुम फिक्र मत करो, ये ज्यादा दिनों तक इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। उनके इरादे से अनजान वेद ने 10 करोड़ मयंक के हाथ में दिया और फिर पैसों का बैग गाड़ी में रखते हुए बोला, अगर दोबारा ऐसे फंसे तो मैं बचाना नहीं होगा, ये 10 करोड़ मेरा इन्वेस्टमेंट और मुझे लॉस पसंद नहीं, समझे दोनों। पैसे देखकर तो मयंक की आंखों में आंसू आ गए। वेद पहले हम हॉस्पिटल चलते हैं, आपको बहुत चोट आई है, खून बह रहा है। वेद ने नाम से हिलाया और अपने कार में बैठ गया। तो कियारा को इस कंडीशन में अकेले नहीं छोड़ सकता था। उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने को कहा। जब उनकी गाड़ी वहां से निकल गई तो मयंक ने नोटिस किया कि जब वेद ने गाड़ी खड़ी की थी वहां नीचे लिया हुआ था, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वरुण के साथ निकल गया। दूसरी तरफ ड्राइवर स्पीड से गाड़ी चलाते हुए राजा मेंशन की तरफ बढ़ रहा था और वेद आंखें बंद करके सोच रहा था, सावित्री के जाने से बहुत से सवालों के जवाब बन चुके थे और अब उसे खुद ही उन सवालों के जवाब ढूंढने थे।
उसके माँ बाप कौन थे, क्या करते थे, क्यों उन्हें कहा गया, कियारा से शादी के पीछे सावित्री का क्या मकसद था और कियारा पर कौन सा खतरा था जो सिर्फ वो सॉल्व कर सकता था। ऐसे कई सवालों के जवाब कि उसे तलाश करनी थी। वो इसी सोच में डूबा था कि ड्राइवर घबरा कर बोला, सर ब्रेक नहीं लग रहे और कार की स्पीड कम नहीं हो रही, हे ऊपर वाले बचा ले रे। वेद ने झटके से आंखें खोलकर देखा तो कार फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी और सामने ट्रैफिक सिग्नल था। अगर कार सीधा आगे गई तो बाकी कारों से टकरा सकती थी। फिर उनका जिंदा बचना इम्पॉसिबल था। कैसे बचेगा, क्या उसका भी आखिरी दिन होगा, किसने करवाई थी वेद की गाड़ी से छेड़छाड़, क्या सावित्री के जाने के बाद वेद और कियारा का रिश्ता रहेगा। जानने के लिए सुनते रहिए वो कैसा। गाड़ी के ब्रेक फेल होने से ड्राइवर तो घबरा कर रोने लगा। जिस स्पीड में उसकी गाड़ी चल रही थी वो लोग कुछ ही देर में ट्रैफिक में खड़ी गाड़ियों से टकराने वाले थे। अरे देवा बचा ले रे, मैं मरना नहीं चाहता, अभी तो मेरी शादी हुई है, देवा बचा लो। उसके बाद सुंदर वेद ने लताड़ते हुए कहा, अरे चुप एकदम। उसका दिमाग किसी सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह बचने का तरीका सोच रहा था। उसने फोन में बहुत सारे रेसिंग एंड ड्राइविंग के वीडियोस शॉक में देखे थे और साथ ही उसे शहर की सारी गलियां भी अच्छी तरह से आती। अचानक उसने तेजी से अपना सीट बेल्ट खोला और ड्राइवर से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टीयरिंग व्हील को मजबूती से पकड़ करना और जब मैं कहूं तो हैंडब्रेक खींचना, समझे। लेकिन वेद सर इतनी स्पीड में हैंडब्रेक नहीं खींचूंगा। वेद ने गुस्से में कहा, अगर बचना है तो जो कह रहा हूं वो करो, गियर को न्यूट्रल में डालो फिर इंजन को ऑफ कर दो, लेकिन जब मैं बोलूं तब। उसके बाद तुम कार उस गली में जाना और मैं हैंडब्रेक खींचूंगा, समझे। ड्राइवर ने तुरंत कहा, हां सर। ड्राइवर वेद ने मिलकर प्लान एग्जीक्यूट किया। ड्राइवर ने जैसे ही स्टीयरिंग राइट में घुमाई और वेद ने हैंडब्रेक पुल की तो कार स्लिप करते हुए सड़क पर रखे रेत के ढेर से लेकिन ब्रेक की वजह से इंपैक्ट काफी कम हो गया। ड्राइवर हाँफते हुए बोला, सर आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सर। वेद ने राहत की सांस ली और कार के बाहर निकलकर कार को चेक करने लगा। उसने कार के नीचे देखा, वहां ब्रेक फ्लूइड लीक हो रहा था। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने ब्रेक केबल्स को काटा है। हो सकता है जब मैं कसीनो में था तब किसी ने किया हो। उसने ड्राइवर से पूछा, तुम पूरे वक्त कार में थे। ड्राइवर हिचकिचाते हुए बोला, सर मैं थोड़ी देर के लिए चाय पीने चला गया था। वेद समझ गया कि उसी वक्त इस काम को अंजाम दिया गया। उसने ड्राइवर से सख्ती से कहा, ठीक है किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताना, स्पेशली कियारा को, समझे। ड्राइवर ने तुरंत हिलाते हुए बोला, जी सर आपने मेरी जान बचा ली, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मेरे दिमाग का सर्किट ऑफ हो गया था, लेकिन आप तो गाड़ी नहीं चलाते तो आपने सब कहां से सीखा। वेद ने झुलाते हुए कहा, इधर उधर की बातें मत करो, टाइम कम है, गाड़ी ठीक करवाने भेजो, वरना कियारा किसी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहकर वेद ने पैसे का बैग उठाया और टैक्सी लेकर रायजादा मेंशन के लिए निकल पड़ा। अभी वो रायजादा मेंशन के बाहर पहुंचा ही था कि सामने गुरु तेजस के हाथ में छोटा सा बैग लिए देखकर वेद हैरान हो गया। वेद ने तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और उसे पैसे देकर जल्दी से गुरु तेजस के पास आया और बोला, आप मुझे फिर से अकेले छोड़कर जा रहे हैं, मैं सब अकेले कैसे संभालूंगा। गुरु तेजस ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वेद अपने जीवन के 15 साल याद करो, मैंने तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग दी है इसमें कोई डरपोक आदमी जिंदा नहीं रह सकता, फिर तुम आने वाली मुश्किलों से कैसे डर रहे हो। वेद ने कहा, लेकिन आप दोनों ने मुझे बताया नहीं कि वो मुश्किलें क्या है, ना मैं अपने पेरेंट्स का पूरा सच जानता हूं और ना ही मिस्टीरियस मैन का। गुरु तेजस ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो पास हो जाओगे। वेद कंफ्यूजन से बोला, टेस्ट किस चीज का टेस्ट। गुरु तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। सावित्री की मौत सिर्फ कियारा के लिए नहीं, वेद के लिए भी उसकी जिंदगी पर डेंट बनकर रह गई थी। अपने रेंज में चलते वेद बस किसी तरह सब कुछ समेट लेना चाहता था। वो झुलाकर बोला, नहीं इस बार मैं कोई टेस्ट नहीं दे रहा, एक तो आपने मुझसे चीजें छुपाई और आप ऐसे ही वही बुझा नहीं जा सकते। ऐसा क्या है जो आपके लिए मुझसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर गुरु तेजस हंस पड़े और बोले, वो क्या बोलते हो तुम लोगों को, वर्ल्ड टूर। सावित्री से वादा किया था कि उसके साथ पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा, बस वही करने जा रहा हूं। वेद चौंक गया और तभी उसकी नजर उनके चोले पर जिसके अंदर सावित्री की अस्थियां रखी हुई थी। वेद का माथा ठनका और उठाते हुए बोला, आपने दादी की अस्थियां चुरा ली, आप पागल हो गए क्या, 10 दिन बाद अस्थि विसर्जन है, सबको पता चला तो भूत चला जाएगा। गुरु तेजस चालाकी से बोले, उसकी चिंता तुम मत करो, वो इंतजाम मैं करके आया हूं, नकली कलश रखा है। वेद ये सुनकर स्पीचलेस था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमेशा सख्त रहने वाले उसके गुरु ऐसा भी कर सकते थे। वेद ने गहरी सांस ली और अपने बैग में से कुछ रुपए निकालकर गुरु तेजस को देने लगा तो गुरु तेजस ने साफ इनकार कर दिया, मुझे इनकी जरूरत नहीं, वैसे सावित्री ने तुम्हें देने को कहा था। गुरु तेजस ने लिफाफा निकालकर वेद को पकड़ा दिया और अलविदा बोलकर निकल पड़े। वेद काफी देर तक चुपचाप उनके पीछे चलता रहा जैसे बचपन में किया करता था। तभी उसने देखा कि महेश कुमार और कर्नल राणावत सामने खड़े थे। गुरु तेजस जी अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए, चलिए हमारे साथ, हमने आपके लिए सब इंतजाम कर दिया है। दूर खड़े वेद को समझ आया कि गुरु तेजस को पैसे की जरूरत क्यों नहीं थी। उनके एक इशारे पर बड़े-बड़े लोग उन्हें पैसे देने के लिए तैयार थे। वेद यही सोच रहा था कि वो लोग गुरु तेजस को जाने नहीं देंगे। तभी गुरु तेजस कर्नल राणावत से बोले, बेहतरीन, मैं तो इसी पल का इंतजार कर रहा था, अब बस यहीं वेट करिए, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर वो आगे बढ़े और उनकी बात मानकर राणावत और महेश कुमार वहीं उनका इंतजार करने लगे। गुरु तेजस की चालाकी देखकर वेद के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उनके जाने से वेद के दिल में अजीब सा खालीपन था। उसने अपने हाथ में रखे लिफाफे को देखा, इसमें क्या है और दादी ने मुझे ये पहले क्यों नहीं दिया। उसने वहीं रुककर जल्दबाजी में लिफाफा खोला तो अंदर से गोल्डन कार्ड, फोन और एक लेटर निकला। वेद ने गोल्डन कार्ड को गौर से देखा तो उसमें बैंक का नाम लिखा था, वो शायद किसी लोकल का कार्ड था। फिर उसने लेटर खोलकर जैसे ही पढ़ा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें लिखी बात वेद के आने वाले दिन बदलने वाली थी। उसने फोन को कसकर पकड़ लिया और धीरे से बताया, जाने के बाद भी एक नया टास्क छोड़ के दादी। क्या था वो नया टास्क, क्या लिखा था लेटर में और बैंक के लॉकर में क्या हो सकता था, जल्दी हम सबको पता चलने वाला है। वेद ने गहरी सांस ली और मेंशन के अंदर आया तो हॉल से उसे फैमिली मेंबर्स की बात करने की आवाज सुनाई पड़ी। उसने अपने कदम धीमे किए और बाहर खड़े होकर सब सुनने लगा। अंदर यशवंत की वाइफ वाणी की आवाज सुनाई पड़ी, देख यार हम भी नहीं चाहते कि ये घर बिके, लेकिन सासू मां ने हमसे शेयर तो ले लिया, साथ ही सबको डिमोट कर दिया, अब तो हमारे पास वाइन शॉप भी नहीं है, तुम भी सोचो हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे। तब ममता प्यार से बोली, क्या बेटा घर बेचकर सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा, फिर तू भी अपनी जिंदगी जी सकेगी और हम भी अपनी जी सकेंगे। सबल वाली मेंशन की मार्केट से बड़ी कीमत दे रहे हैं। कियारा तीनों चाचियों को गौर से देख रही थी। उसे समझाने के लिए यशवंत मनोहर और अविनाश ने अपनी बीवियों को भेजा था। कियारा ने सख्ती से जवाब दिया, चाची जी अभी दादी की अस्थियां ठंडी भी नहीं हुई और आप सब ये घर बेचना चाहती हैं। ये घर दादा दादी ने बनाया था और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगी, कभी नहीं। ममता समझाते हुए बोली, कियारा डोंट बी इमोशनल फूल, इतने बड़े घर का क्या करोगी, क्या यहाँ उस डिलीवरी वाले के साथ रहना है। वेद जो बाहर ये सब सुन रहा था उसकी मुट्ठियां कसी हुई थी। वो चाहता था कि अंदर जाकर इन तीनों को उनकी औकात दिखा दे, लेकिन वो कियारा का जवाब सुनना चाहता था। अंदर तीनों चाचियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर ममता शैतानी मुस्कान के साथ कियारा से बोली, हम तेरा भला ही चाहते हैं, हम जानते हैं तूने मां की वजह से उसकी कमी से शादी की है, अब मां नहीं है तो तू डाइवोर्स ले सकती है ना, फिर किसी अच्छे अमीर घर में शादी कर सकती है। इस घर का क्या करना है तुझे, असल में हम ही तेरे काम आएंगे ना। तब वाणी कियारा के दिल में जहर भरते हुए बोली, हाँ तुझे क्या पता कि इस लड़के ने तुझसे शादी क्यों की है, कहां से आया है, क्या खानदान है, कोई नहीं जानता, तू यंग और ब्यूटीफुल है और तेरी किसी अच्छी बिजनेस फैमिली में शादी हो सकती है, तो इस घर को बेच और इस लड़के को भी डाइवोर्स देकर रफा दफा कर दे। बाहर खड़ा वेद मन में बोला, इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या सच में कियारा मुझे डाइवोर्स देना चाहती है। अंदर अविनाश की वाइफ अमिता ने कियारा को समझाया, तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है गरीब आदमी के साथ, और अब तो दादी भी नहीं है तुझे गाइड करने के लिए, तो अकेले कैसे हैंडल करेगी सब कुछ। तभी उसे कियारा की गुस्से भरी आवाज सुनाई पड़ी, बस बहुत हुआ, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का किसी को हक नहीं है, और रही बात घर की तो ये घर मैं किसी हाल में नहीं बिकने दूंगी। ये सुनकर वेद ने चुपचाप अपना फोन निकाला और किसी से बात करने के बाद अंदर हॉल की तरफ बढ़ा। वही कियारा नहीं मानी तो आखिर में वहां बैठी सभी औरतें अपने नागिन जैसे असली रूप में आ गई। ममता गुस्से में कियारा पर चिल्लाई, मां ने तुझे एमडी बना दिया, इस घर की पावर ऑफ अटॉर्नी तुझे और तेरे कमाल पति को दे दी और तू खुद को हमारी मालकिन समझने लगी। एक बात सुन ले कियारा, अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो तेरी सारी पोल मीडिया में खोल देंगे। वाणी भी तंज कसते हुए बोली, और अब तो मीडिया को भी पता चल गया है कि तेरा पति डिलीवरी वाला है, हम तुझे और उस वेद को मीडिया के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, इसलिए शराफत से घर बेचने के लिए राजी हो जा। तुम्हारे चाचा वकील के साथ आने वाले हैं तो शांति से पेपर्स पर साइन कर देना, समझी। तीनों चाचियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई। वहीं वेद समझ गया था कि अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये लोग उसे मीडिया में बदनाम कर सकते हैं और इससे उसकी असली पहचान सामने आने का खतरा था। वहीं हॉल में कियारा गुस्से में खड़ी हो गई, इनफ आ ही गई ना आप सब अपने असली अवतार में, मैं आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं हूं। अगर आपने मुझे एक्सपोज किया तो ज्यादा से ज्यादा मेरी बदनामी होगी, लेकिन अगर मैंने आपके पतियों की हरकतों का पर्दाफाश किया तो वो कहीं और काम करने के लायक भी नहीं बचेंगे और जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। कियारा कैसा रौद्र रूप देख सब हक्के बक्के थे। किसी ने नहीं सोचा था हमेशा मेमने की तरह शांत रहने वाली कियारा कभी शेरनी की तरह रिएक्ट कर सकती है। तभी वेद ने पीछे से कहा, ठीक है ये घर बिकेगा और आप सबको सही हिस्सा भी मिलेगा, बस मीडिया तक हमारी शादी की बात नहीं जानी चाहिए। ये सुनकर कियारा बहुत चौंकी रह गई, ये क्या कह रहे हो वेद, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास भी इनके खिलाफ सबूत है। वेद ने हॉल में सबके सामने आकर कहा, सही कह रहा हूं ये घर बिकेगा,
कियारा के तो पैरों तले जमीन नहीं खिसक सकती। उसने सोचा भी नहीं था कि वेद ऐसा कहेगा। वहीं चाचियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल गई थी। ममता प्यार से वेद को देखते हुए बोली, हमें तो पता ही था कि हमारा जमाई समझदार है। वहीं कियारा गुस्से में वेद को चिल्लाई, तो तुमने भी आखिरकार अपना असली चेहरा दिखाई दिया। दादी को धोखा देकर मुझसे शादी की और दादी आखिरी दम तक तुम पर भरोसा करती रही। इसी मकसद से आए थे ना तुम? किसने भेजा तुम्हें? सबर वाले या फिर किसी और दुश्मन ने? या फिर तुम शुरू से इनके साथ मिले हुए हो? जो भी हो, मैं अब तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकल जाओ इस घर से। क्या मीडिया के सामने आइडेंटिटी एक्सपोज होने की डर से वेद ये घर बेच देगा? कियारा और वेद के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे दूर होगी? कैसे ढूंढेगा वेद अपने सवालों के जवाब? क्या है उस बैंक लॉकर का राज? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।